जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं देखोगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कनिष्क, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी? कृष्णावती, पूर्ववती, संयुक्ता और समयवती। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो कि उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं संयुक्ता, बिल्कुल ही सही जवाब है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 2 युद्ध लड़ा गया था महत्वपूर्ण, जो कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध था। तो देखिए 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जयचंद जो थे ये पृथ्वीराज चौहान को मदद किए थे, इसलिए 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में ये जीत गए थे। लेकिन 1192 में जो युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें जो जयचंद गढ़वाल थे ये मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर था जयचंद गढ़वाल। तो जयचंद गढ़वाल के साथ 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, जिस मोहम्मद गौरी और चंदावर के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और वेंगी। बताइए यहाँ पर तीसरा प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वेंगी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने अपनी भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया था? तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं गवांग नामग्याल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे? GD बिरला, जमुनालाल बजाज, JRD टाटा और बालचंद हीराचंद। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जमुनालाल बजाज, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। किसने मामल्लपुरम नामक शहर खोजा जिसे महाबलीपुरम की नाम से भी जाना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसने मामल्लपुरम नामक शहर खोजा जिसको महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? शाही कोर्ट, कवियों का सभा, धार्मिक नेताओं की सभा और नदियों का मिलन। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो संगम युग में संगम शब्द का सही अर्थ जो है वो कवियों का सभा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, यशुद था, विपिन था, प्रभास था। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनके दामाद ही थे जमाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली और जबलपुर। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति या विलय नीति है जो कि अपनाया गया था, इसका प्रथम शिकार कौन था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सतारा, बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल और विजय सेन। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 10वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं धर्मपाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है, कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी है जो कि शुरू किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को कैरन और फ्रांसिस्को मार्टिन। बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन और लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं क्लीमेंट एटली, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, कौन से सिख गुरु कुका के द्वारा सिखों को के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कौन से सिख गुरु है जो कि कुका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में जाना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, राम कृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास के स्वीकार करता था। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? रामकृष्ण मिशन के बारे में इसमें कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, बिल्कुल ही सही जवाब है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? खुदीराम बोस, राम बिहारी बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? एनसी केलकर, सिराज गोपालाचारी, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सिराज गोपालाचारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ग्राम पंचायतों की स्थापना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने और लॉर्ड कर्जन ने। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताएं लॉर्ड हार्डिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इस पदक को ये कब रिटर्न कर दिए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत इसको रिटर्न कर दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने
कि साधारण सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस, पेनेलो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस और बाई कॉन्केव लेंस। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च होता है? अल्फा किरण का, बीटा किरण का, गामा किरण का और एक्स किरण का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, गामा किरण, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका भेदन क्षमता है जो कि सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता? बकरी, गाय, हाथी और सूअर। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो कि रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? तो वह सूअर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। धारामापी, विभवमापी, डायनेमो और विद्युत मोटर। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित इसमें से कौन सा युक्ति है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ये डायनेमो, बिल्कुल ही सही जवाब है। डायनेमो जो होता है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन तेल की और सुगंधित तेलों की। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ऑक्टेन जो संख्या होता है ये किसका गुणवत्ता को मापता है? तो यह पेट्रोल की गुणवत्ता को मापता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, आंशिक आसवन, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसी पैटर्न पर आपके प्रैक्टिस सेट डेली लेकर इस चैनल पर आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होता है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के कारण, मीथेन तथा वायु कारण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन के कारण। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो गैस युग्म में से किसका मिश्रण से जो खान होता है उसमें अधिक विस्फोट होता है? तो मीथेन और वायु के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन और पीवीसी। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से बहुलक को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, पीवीसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? त्वरण का नियम, और चाल का नियम, गुरुत्व का नियम और जड़त्व का नियम। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, जिसे गैलीलियो गैलीली ने दिए थे। इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु गतिवावस्था में है तो गतिवावस्था में ही रहना पसंद करेगी, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी। उस पर किसी प्रकार का बाहरी उस पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसका विरोध करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और बंधनता। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग वह रोग होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ता जाता है। यानी अगर आपके दादा का है तो आपके पापा को रोग होगा, आपके पापा को है तो आप में वो रोग होता। तो रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्धनता, ये तीनों का तीनों अनुवांशिक रोग है। रतौंधी है जो कि ये
आनुवांशिक रोग के अंतर्गत नहीं आता है, विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तरत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में मामूली कम होती है, पुरुषों की तुलना में बहुत कम होती है, उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज़ होता है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सामान्यतः स्त्रियों का आवाज़ का तरत्व क्या होता है। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। यानी तरत्व यानी उसमें चंचलापन ज़्यादा रहता है, जो स्त्री का आवाज़ होता है उसमें चंचलापन ज़्यादा होता है और पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, हीलियम। हीलियम को भरी जाती है, बहुत ही हल्की तत्व रहता है, इसलिए इसको भरा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि विद्युत अपघट्य का स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में क्या भरा जाना चाहिए। अम्ल, तेल, नल की पानी और आसित जल। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यदि विद्युत अपघट्य का स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में क्या भरा जाना चाहिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे आश्रित जल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने। हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए हीलियम के जो नाभिक में होता है वो दो प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन। जैसे एक परमाणु हो गया, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, तो उसमें दो प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होता है, और दो इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जब परमाणु द्रव्यमान हो जाता है तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 4 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है संयंत्रता के कारण। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, जल्दी से बताइए इसका कारण क्या होता है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जो मिट्टी का तेल का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर, कोई भी वस्तु हो अगर वो पानी के घनत्व से उसका घनत्व अगर कम रहेगा तो पानी के ऊपर तैरेगा, अगर अधिक रहेगा तो पानी के अंदर डूब जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न आपके सामने कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, अपरिवर्तित किया जा सकता है, विवर्तित किया जा सकता है और ध्रुवित किया जा सकता है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। किस कारण से प्रकाश तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो इसको ध्रुवित किया जा सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो ध्वनि तरंगे है ये अनुदैर्ध्य तरंगे है और प्रकाश तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि एक पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विवर्तन के, परिवर्तन और व्यतिकरण के, प्रवर्तन अपवर्तन के और केवल अपवर्तन के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो पेरिस्कोप होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, परिवर्तन और अपवर्तन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न की मोती की रासायनिक संरचना आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। बताइए यहाँ पर मोती की रासायनिक संरचना क्या हो गया या रासायनिक नाम क्या होता है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो रूपांतरित चट्टान होती है उसकी उत्पत्ति किस चट्टान से होती है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अग्रेय तथा तलछटी दोनों, बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधे है जो कि दक्कन के पठार की विशेषता है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यहीं बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो कि दक्कन के पठार की विशेषता है।
सागौन, शीशम, चंदन और शाल। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चंदन का पेड़, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य और सतपुरा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो कि पृथक करती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे विंध्य पर्वत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सी मिट्टी है जो कि अधिक जल धारण क्षमता होती है, जिसके कारण इसकी सिंचाई की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं काली मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। योजोई के महाकल्प में, पैलियोजोई के महाकल्प में, सी है मेजोजोई के महाकल्प में और डी है सेनोजोई के महाकल्प में। 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पैलियोजोई के महाकल्प, बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि दो स्थानों के इस स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा 9 घंटे का, 6 घंटे का, 9 घंटे का और 12 घंटे का, यानी 3, 6, 9 और 12। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो स्थानों की स्थिति में अगर 90 डिग्री का अगर फासला हो जाए तो उसके अंतर क्या हो जाएगा, वहाँ के समय में कितने घंटा का डिफरेंस आ जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 6 घंटा, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए 1 डिग्री का जो अंतर होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। यहाँ पर कितना है तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 9 चौका 36, 360 घंटा हो जाए, 360 यहाँ पर मिनट हो जाए। 360 को अगर हम घंटा में कन्वर्ट करें तो इसमें 60 से भाग देंगे, 0 से 6 6 के 36, तो 6 घंटा के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। डल झील, चिल्का झील, कोलेरू झील और बुल्लर झील। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 43वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बुल्लर झील, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो बुल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित। चिल्का झील है जो कि खारे पानी का झील है, और ये कहाँ पर है तो ये उड़ीसा में है। और कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर कि गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पौधे बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, पकने की अवधि में पाला गिर जाए, पौधे बढ़ने की अवधि में तापमान में कमी और वृद्धि हो जाए, और पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो जाए। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। गन्ने में शर्करा की मात्रा कब घट जाती है। 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पकने की अवधि में पाला गिर जाए, यानी अधिक ठंड पड़ने लगे तो जो गन्ना में शर्करा की मात्रा होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि किस राज्य में लिग्नाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया तमिलनाडु, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने। भारत में किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। काबो, एराबिका और एराबिका और केगा और कांगसो। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में किस किस्म का कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अरेबिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन की जाती है तो कर्नाटक में। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि बैलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। तेल शोधक कारखाना के लिए, लक्ष्मी विलास महल के लिए, लौह अयस्क के लिए और स्थापत्य कला हेतु।
बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताएं लॉ अयस्क बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जयपुर गुलाबी नगर, उज्जैन महाकाल का नगर, कोलकाता आनंद का नगर और जैसलमेर झीलों का नगर। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो जयपुर गुलाबी का नगर बिल्कुल सही है, उज्जैन महाकाल का नगर सही है, कोलकाता आनंद का नगर बिल्कुल सही है, जैसलमेर झीलों का नगर ये गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्राधान्यता है। महाराष्ट्र और गुजरात, बी है असम। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए 49वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं असम, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातित मत प्रणाली द्वारा और खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, 50वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। 39वें, 40वें, 42वें और 44वें। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 44वें, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध रहे थे। बीबी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, ए.के. नारायण और जाकिर हुसैन। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन थे जो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध रहे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बीबी गिरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने, भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान था। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है और मंत्रिमंडल के लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।